बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकनॉमिक्स पार्ट 1 मैथमेटिकल इकनॉमिक्स। आज हमारा सिक्स्थ डे है। ये डे सीरीज़ की सूरत में मैं वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ। इससे प्रीवियस जो है, अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो डे सीरीज़ के अंदर जाके प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं। मैट्रिक्स का जो है मैंने टॉपिक शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवा दिए हैं। आज मैं स्टार्ट से जो चैप्टर है उसमें देखूंगा, जो जो टॉपिक मैंने छुड़वाए थे, जो मैंने नहीं करवाए, वो अब मैं करवाऊंगा। हाँ जी हबीबुल हक, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज हम जो टॉपिक्स कर चुके हुए हैं, हम अब चैप्टर के स्टार्ट से देखते हैं। जो जो टॉपिक्स हमने छोड़े हुए हैं अब हम उनको देखेंगे, उनको हम करेंगे। तो चैप्टर को जो है वो आप निकालें, स्टार्ट से निकालें और देखें कौन सी चीज़ें हमने छोड़ी हैं, अब वो हम करेंगे। अच्छा जी, ये हमारा जो है ट्रांसपोज का भी हम कर चुके थे कि अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो वो आपकी ट्रांसपोजिशन कहलाती है। मैट्रिक्स ऑपरेशन भी हो चुका। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी हम कर चुके थे। हमने जो है, हाँ, आगे मैंने इकोनॉमिक एप्लीकेशन कहा था कि वो आप छोड़ दें, वो मैं आप जो खुद करवाऊंगा। अच्छा चलें, इकोनॉमिक एप्लीकेशन को बाद में देखते हैं। पहले कुछ हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ करनी है और कुछ और अहम टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। अच्छा भी ये एग्जाम्पल है मेरे पास 5। एग्जाम्पल नंबर 5 निकालें और पेज नंबर 106, पेज नंबर 106 एग्जाम्पल 5। ये भी इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहती है? अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 5 में देखें, कहता है आ फर्म सेल्स 1000 पेंसिल्स, 600 बॉल पेंसिल्स एंड 1200 मार्कर्स। यानी कि 3 आपके पास जो है वो कमोडिटीज़ है, 3 कमोडिटी है, उसको जो है वो शो किया हुआ है। क्वांटिटी है आपके पास, हम उसको इसमें शो कर देते हैं, क्यू में शो कर देते हैं। ठीक है जी। और वो क्वांटिटी शो हुई है किसमें? वो कहता है कि 1000 जो है वो आपके पास पेंसिल्स है, ये 1000 मैंने पेंसिल्स कर दी। 600 बॉल पेन है, ये मैंने बॉल पेन कर दिए। फिर वो कहता है कि 1200 मार्कर्स हैं, 1200 मार्कर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई क्वांटिटी, ये हमारे पास आ गई क्वांटिटी। उसके बाद आगे क्या कहते हैं? द प्राइस पर पेंसिल इज 45 प्राइस पर पेंसिल इज 45 पैसा, प्राइस पर बॉल पेन इज 60 पैसा एंड प्राइस पर मार्कर इज 50 पैसा। जो हमारी प्राइस है वो भी हम लिख लेते हैं,
प्राइस क्या कहता है, उसी तरतीब से चलानी है। पहले आपके पास पेंसिल थी तो पेंसिल की प्राइस उसने दी हुई है 45 पैसा, तो पैसा है वो आपने 0 पॉइंट नहीं, वो 50 पैसा। लो भाई, ये आपके पास प्राइसेस भी आ गई। फाइंड दी प्रॉफिट ऑफ द फर्म, आपने मालूम करना है प्रॉफिट, और वो दो तरह से मालूम करना है, विद द हेल्प ऑफ टोटल कॉस्ट। अच्छा जी, कॉस्ट भी आपको दी हुई है। कॉस्ट आपको क्या दी हुई है, वो दी हुई है पॉइंट, यानी कि ये एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो आपको पड़ती है 0.38 और 0.42 और 0.32। ये एक जो है एक बॉल पॉइंट का ये प्राइस, और वो कॉस्ट है 0.38, 0.42 और ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई, इसकी कॉस्ट भी आ गई। अब आपने मालूम क्या करना है, आपने मालूम करना है प्रॉफिट, मालूम करना है। प्रॉफिट के लिए ये साइन भी हम इस्तेमाल करते हैं। प्रॉफिट आपने मालूम करना है, और प्रॉफिट जो है कैसे मालूम करना है, वो एक आपने करना है टोटल कॉस्ट, वो आपने करना है टोटल कॉस्ट के साथ, टोटल कॉस्ट के साथ प्रॉफिट मालूम करना है। फिर जो आपने आगे प्रॉफिट मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। फिर आपने टोटल जो निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, वो निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट लें जी, टोटल कॉस्ट की मदद से, और उसके बाद फिर आपने कॉस्ट पर यूनिट मालूम करना है। ये आपका है। अब आप देखें, प्रॉफिट मालूम करना चाह रहे हैं, एक टोटल कॉस्ट और एक पर यूनिट कॉस्ट। आपको पता है कि प्रॉफिट जो है वो कैसे कैसे मालूम होता है। प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकलेगा। प्रॉफिट होता है कि अगर आप टोटल रेवेन्यू में से, जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू है, इसमें आप निकाल दें टोटल कॉस्ट। ठीक हो गया, टोटल रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है ये समझ लें बात को। रेवेन्यू होती है आपकी सेल। अगर आपके पास आप मतलब शॉपकीपर थे, आपने अगर एक बोतल बेची, वो 100 रुपीज़ की आपने बोतल बेची, तो वो 100 रुपीज़ जो है वो आपका रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट उस कॉस्ट उसमें से निकालेंगे तो प्रॉफिट आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ आपको ना पता चला हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अब देखें, ये दो चीज़ें आपने बनानी है, टोटल रेवेन्यू बनाना है और टोटल कॉस्ट बनानी है। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाल देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम बनाते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे बनेगा? अगर हम देखें कि टोटल रेवेन्यू अगर आपने निकालना है, इसका मतलब है कि जो आपकी आउटपुट है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस के साथ, ठीक है, पर यूनिट जो प्राइस आपने रखी हुई है, एक बोतल की जो आपने प्राइस पेंसिल की रखी है एक प्राइस, और 1000 आपके पास पेंसिलें हैं,
एक की कीमत आपके पास है 0.45, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगी टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि टोटल रेवेन्यू आपका बन गया 1000 को मल्टीप्लाई कर लो 0.45 के साथ, तो ये आपका कितना हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ का आपने जो ख्याल रखना है, अब आप ये देखें कि मल्टीप्लाई जो करना है आपने, आपके जो आउटपुट है उसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, और ये भी 3 रोज है 1 कॉलम है। इसको हम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पी को आप ट्रांसपोज कर दो, इस पी को आप ट्रांसपोज कर दो, तो फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। अब क्या हो जाएगा, ये 1000 है, ये 600 है, ये 1200 है, और ये अब इस P को आप ट्रांसपोज करें, P ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये कॉलम जो है रो में चेंज हो जाएगी। 4 5 0.6 0.5 लें जी, ये हो गया। इस तरीके से, यहाँ तक आपको ना नहीं पता चला तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से ये कॉलम इस रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, तो आपके पास जो इसका आंसर निकल आएगा, क्या निकल आएगा, अगर हम इसको सिंपल करते हैं तो मल्टीप्लाई करें इसको जी इसके साथ, तो ये आपके पास जो बनेगी टोटल आंसर निकल आएगा, वो निकलेगा 1410। ठीक है, आपने एक एक करके जो है इनको एक एक करके आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। एक एक करके इनको आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस लगाएं, फिर दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर प्लस लगाएं, 1200 को उससे मल्टीप्लाई करके प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 1410। ये टोटल रेवेन्यू आप निकाल चुके। अब आपका अगला काम था टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपने निकालनी है, फिर आप इस फार्मूले के अंदर आपने पुट कर देनी है। अब देखें टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी। टोटल कॉस्ट आपको पता है, ये टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ये आपके टोटल यूनिट आ जाएंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका जो कॉस्ट थी उसके साथ। लेकिन करना आपने उसी तरीके से कि इसको आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपने ट्रांसपोज करना है जिस तरह आपने प्राइस को ट्रांसपोज किया। क्लियर है ना बात। अच्छा, अब कॉस्ट ये है आपके पास कितनी है, ये एज इट इज ये 1600 यूनिट जो थे आपके वो, और ये आप ट्रांसपोज कर देंगे इसको, ये कॉस्ट ये है ट्रांसपोज कर देंगे, हो जाएगा 0.38 0.42 0.32। अब उसी तरीके से 1 बाय 1 आप मल्टीप्लाई करें और साथ इसको आप ऐड करें तो आपके पास ये कॉस्ट आ जाएगी। अगर हम इसको करते हैं सिंपल तो ये कॉस्ट बन जाएगी, अच्छा ये आपके पास आ जाएगी 30, इसके साथ था रेवेन्यू, ये कॉस्ट है, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये जी आपकी बन गई 1061। ये आपने खुद करना है। ठीक है, ये आपने खुद इसको इसी तरीके से इक्वल लगा के ब्रैकेट्स के अंदर ही जो है अलग अलग इसको मल्टीप्लाई साथ प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 1061।
अब आप जो है वो कॉस्ट मालूम कर चुके हुए हैं और टोटल रेवेन्यू भी मालूम कर चुके हुए हैं। टोटल के साथ आपने जो मालूम किया है वो किया है टोटल के साथ। अब आप अपना फार्मूला लगाएं और वैल्यूज़ इसमें पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट था आपके पास इक्वल टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू जो आपने निकाला वो निकाला 1410 माइनस टोटल कॉस्ट जो आपने निकाली वो निकली वो 1061। तो इसमें से निकाल लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 394। ये टोटल कॉस्ट जी आप निकाल चुके हुए, ठीक है। अब ये टोटल रेवेन्यू आपका निकल चुका विद टोटल कॉस्ट की मदद से। अब आप, हाँ जी क्लियर है यहाँ तक आप पॉइंट। अब आपने अगला जो काम करना है वो आपने निकालना है पर यूनिट के साथ। अब आपने निकालना है पर यूनिट के साथ। अच्छा भाई, अब आप देखें पर यूनिट के साथ जो निकालना है, यूनिट प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा वो? प्राइस के अंदर से आप कॉस्ट निकाल दें, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी आपके, ठीक है। सो सिंपल कि पर यूनिट निकालना है ना आपने। पर यूनिट प्राइस भी है और पर यूनिट कॉस्ट भी है। प्राइस में से आप कॉस्ट को निकाल दें, माइनस कर दें। क्या जी आपकी ये कॉस्ट ये थी, प्राइस ये थी 0.45 0.50 माइनस करें 0.38 0.42 0.32 माइनस करें। पुराना तरीक़ेकार जो हम कर चुके हुए हैं, माइनस के साथ 0.45 माइनस 0.38। सिमिलरली ये सारे का सारा निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। वो कितनी आपकी निकली पर यूनिट कॉस्ट जो आपके पास आ गई। अच्छा ये आपके पास आ गई 0.07 0.18 0.18। तो अच्छा, अब ये आपने निकाला पर यूनिट प्रॉफिट, लेकिन अब आपने इसको अपने यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक आपने किया था कॉस्ट की मदद से, एक आपने किया है कॉस्ट की मदद से, अब एक आप कर रहे हैं यूनिट की मदद से। अब आपके पास ये प्रॉफिट आ गया यूनिट में प्रॉफिट आया, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा टोटल प्रॉफिट जो आप मालूम करना चाह रहे थे। ठीक हो गया। देखिए अगेन वही आपने काम करना है कि इसमें से किसी एक को जो है वो आपने ट्रांसपोज कर देना है। इसको ट्रांसपोज कर दें या फिर इसको ट्रांसपोज कर दें, किसी एक को ट्रांसपोज करें और उसके साथ फिर आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अब प्रॉफिट जो आपका निकलेगा वो कैसे निकल रहा है? अब आपका ये टोटल यूनिट आ गए, तो इसको लिख लें, आउटपुट को लिख लें या यूनिट प्रॉफिट लिख लें, जो मर्जी लिख लें, लेकिन एक को आपको ट्रांसपोज करना है तो उसके ऊपर जो है वो आप ट्रांसपोज का निशान लगा लें। तो ये आपके पास यूनिट आ गए, यूनिट थे 1000 600 1200, और फिर ये यूनिट जो आपने निकाला हुआ था यूनिट प्रॉफिट, उसको आप ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज करेंगे तो 0.07 0.18 और 0.18 लेकिन जो उसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करें, जो उसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होता है, फर्स्ट के साथ फिर प्लस का साइन, सेकंड के साथ प्लस का साइन, फिर थर्ड के साथ प्लस का साइन, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 394। इसका आंसर निकलेगा 394। तो आप चेक करें, आपने टोटल कॉस्ट की मदद से जो निकाला प्रॉफिट वो भी 394 था, और आपने पर यूनिट प्रॉफिट की मदद से जो निकाला प्रॉफिट तो वो भी 394 आ गया। ठीक है जी, इसमें कोई चीज पूछने वाली हो? हबीबुल हक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां तक ये जो मैंने जी करवाई है ओके है?
चलें नेक्स्ट हम अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोर्ट ये हम करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ये क्या कहती है प्रॉपर्टीज? ओके, प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाएंगे, पेज नंबर जो है 108 पे। इसको कर लेना, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया। अब अमूमन इस तरह के अलग थलग क्वेश्चन आते होते हैं पेपर में। आपने वो मतलब एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चलना कि मतलब वो जो ठीक है जी इसका जो ना वो मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐड कर दो। इस तरह थोड़ा अलग थलग क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपने तैयार करने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या कहती है? कहते हैं जी ए अच्छा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देखें क्या है। कहता है कि अगर आपका ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, इसका आपने किया है ट्रांसपोज, ठीक है, और उसके बाद फिर इसका ट्रांसपोज कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास इक्वल हो जाएगा ए मैट्रिक्स। ए आपके पास मैट्रिक्स का, उसका आपने ट्रांसपोज किया और जो आंसर निकला उसका फिर आपने ट्रांसपोज कर दिया तो फिर वो अगेन वही आपका मैट्रिक्स ही बन जाएगा जिसको आपने किया था। ये साथ साथ उसने आगे एग्जाम्पल भी दी हुई है, एग्जाम्पल आपने खुद करनी है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, मैं आ रहा हूं इसकी तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी कहते हैं ए प्लस बी। ये प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है भाई, प्रॉपर्टीज याद करनी है। ये पेपर के अंदर वो आपसे पूछ लेता था। ये मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं मैट्रिक्स का ना बना के ना, ये मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं। तो ये कंप्यूटराइज मेरे जो नोट्स होंगे वो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। तो वो आप निकाल लें, वो भी आप डाउनलोड करें और उसको देखें। तो इसको अगेन से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए प्लस बी ट्रांसपोज करें, उसके बाद फिर आप क्या करें? ए ट्रांसपोज करें, फिर आप बी ट्रांसपोज करें। लो जी, ये ट्रांसपोज की अगली जो है प्रॉपर्टी आती है कि आप ए प्लस बी मालूम कर लें। पहले ए प्लस बी मालूम कर लें, उसके बाद ये जो आंसर आएगा उसका आप ट्रांसपोज कर दें। रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दें। ये आपके पास एक आंसर आ गया। फिर आपने क्या करना है? ए अलग का ट्रांसपोज करना है, फिर आपने बी का ट्रांसपोज करना है। ये जो आंसर निकलेंगे उनको आपस में आपने ऐड करना है। तो आप देखेंगे इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा। यही आपने साबित करना है। थर्ड जो है इसमें प्रॉपर्टी आती है वो आती है मल्टीप्लिकेशन की। ए बी मल्टीप्लाई, फिर आप ट्रांसपोज करें और फिर आप करें बी को ट्रांसपोज करें, फिर आप ए को ट्रांसपोज करें और फिर इनको मल्टीप्लाई करें। ये आंसर सेम होंगे। ठीक है, क्या करना है आपने? ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है। ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लें। ये आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर निकले उसको आप ट्रांसपोज करें। फिर आपने क्या करना है? बी को ट्रांसपोज करना है, फिर ए को ट्रांसपोज करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों के आंसर सेम होंगे। ये आपकी जो थी थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है। और ये तीन ही प्रॉपर्टीज हैं आपकी ट्रांसपोज की। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नल मैट्रिक्स। कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम जो एलिमेंट सिफर हों। उसके बाद डायोगनल मैट्रिक्स, पेज नंबर 109 के 109 पे। डायोगनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? ये द स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपका होगा स्क्वायर, हैविंग जीरोस एवरीवेयर एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायोगनल।
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आपके जीरो नहीं होंगे। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे आपके जीरो होंगे। ठीक हो गया। जिस तरह के आप ये मिसाल ले लें, ये आपके पास एक बी मैट्रिक्स है, तो इसके 1 0 0 0, ये कुछ 2 कर लें, जो भी कर लें, चेंज कर लें, ये 0 0, ये 5 कर लें। ये जो है ना, ये वाले, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो आपके जीरो नहीं होने चाहिए और 1 1 भी नहीं होना चाहिए। चलें करते हैं बात, ये जीरो ना हो, बाकी सारे के सारे एलिमेंट आपके जीरो हों, ये आपका हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब इसी से आगे जो है वो आपका आइडेंटिटी भी बन जाता है, यानी कि अगर ये आपका 1 हो जाए, ये आपका 1 हो जाए, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और आपका ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है कि स्क्वायर होना चाहिए। फिर उसकी दूसरी ये कंडीशन थी कि ये प्रिंसिपल जो है आपके प्रिंसिपल डायगोनल ये जीरो नहीं होने चाहिए। उसकी जो शर्त थी कि जीरो नहीं होने चाहिए, इसके अलावा कुछ हो तो वो फिर आपका ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर होगी बात। ये आपका आइडेंटिटी भी और डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाया। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका जो है अच्छा, यहाँ जो एक आइडेंटिटी के ऊपर जो ना वो क्वेश्चन निकलता होता है और इसने ये दिया भी हुआ है। यहाँ उसने एक प्रॉपर्टी दी है पेज नंबर 110 के ऊपर, 110 पे उसने दिया एक, कहता है कि अगर, क्या कहता है आइडेंटिटी को आप मल्टीप्लाई कर लें ए के साथ तो ये इक्वल होती है ए। ठीक हो गया। कहते हैं कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी को कहते हैं मल्टीप्लाई करें आप ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जो इसका आंसर निकलेगा ना वो ए मैट्रिक्स ही निकलेगा। अच्छा, लो जी, यहां जो है एक आपके पास जो है वो दी हुई है, ये जो है, अच्छा, नल मैट्रिक्स का मैंने आपको बता दिया कि ये जो है इसके तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये भी कर चुके हुए हैं। अच्छा, चाहे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर जो है वो आपके पास ए ही निकलता होता है। ठीक है। अब ये कंडीशन फॉर नॉन सिंगुलैरिटी भी हमारा हो चुका हुआ, और फिर माइनर को फैक्टर भी हम कर चुके। अच्छा, डिटर्मिनेंट की जो है ना वो आपने प्रॉपर्टीज वो भी आपने इसमें, हाँ, ये डिटर्मिनेंट की भी जो प्रॉपर्टीज है ये भी आपने करनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, कॉलम्स एंड रो ऑफ एनी मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड विद वन अनदर देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये भी आप जो है देख लीजिएगा, ये भी 3-4 इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये भी आपने, ये मैंने उसके ऊपर भी लिखी हुई है आपके नोट्सों के ऊपर। लेकिन जो उसके बाद आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आपने सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसकी, वो सारी की सारी आपने इसको सॉल्व करनी है। हाँ, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिसेस ये निकालें। पेज नंबर है 124। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मांग लेता होता है वो पेपर से। ये इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं जी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है
कि आपने ए इनवर्स मालूम किया, उसका फिर आप ए इनवर्स ले लें, तो इसका आंसर जो निकलेगा वो आपका ए आंसर ही निकलेगा, वही मैट्रिक्स निकलेगा। आपने इसका इनवर्स मालूम किया, उसका फिर इनवर्स मालूम कर लिया, तो क्या होगा, वो आपका ए मैट्रिक्स ही बन जाएगा। उसके बाद फिर वो कहते हैं ए बी, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इनवर्स मालूम करो, और ये बराबर होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स। हाँ जी, प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बी को मल्टीप्लाई करो, इसका इनवर्स मालूम कर लो, फिर आपने क्या करना है, बी का इनवर्स मालूम करना है, फिर ए का इनवर्स मालूम करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर और ये आंसर सेम होगा। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी जो है इनवर्स की, वो ये है, ए को ट्रांसपोज करो और उसके बाद फिर इसका इनवर्स मालूम करो, तो ये बराबर होता है ए इनवर्स मालूम कर लो और इसका आप ट्रांसपोज कर दो। ठीक हो गया कि ए, पहले ए को ट्रांसपोज करो, उसका जो है फिर आप इनवर्स मालूम करो, फिर आप दूसरे पे क्या करें, पहले ए इनवर्स मालूम करें, फिर उसको ट्रांसपोज करें, तो दोनों के आंसर सेम होते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी जी इनवर्स की प्रॉपर्टी है, तो ये भी आपने जो है इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अच्छा, उसके बाद जो है लें जी, अब आपकी जो है सिर्फ जो है वो इकोनॉमिक एप्लीकेशन के अलावा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है, आप ये करें कि ये जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको करवाई हुई हैं, इन प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से करें, और ये जो अभी मैंने ये पहले नंबर पे आपने एग्जांपल्स सारी करनी है, फिर आपने प्रॉब्लम्स करनी है, और कल जो है मैं थोड़ा ही, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 5-10 मिनट के अंदर हमारा इकोनॉमिक एप्लीकेशन का भी इंशाल्लाह वो भी हम कवर कर लेंगे। फिलहाल आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। कल जो है मैं आपकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन को करवा के फिर मैं जो है वो इनपुट और आउटपुट एनालिसिस पे चला जाऊंगा। इनपुट आउटपुट एनालिसिस कर लेंगे तो ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक हमारा जो है मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है वो आपने बिल्कुल लाइट नहीं लेना। ये जो इसको आप लाइट नहीं लेना, ठीक है। ये टॉपिक जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है मैथ के अंदर, मैट्रिक्स। अब आप देखिएगा कि इस मैट्रिक्स की मदद से जो आपने गॉसियन मेथड किया, उस गॉसियन मेथड से आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग भी होगी। उसी तरीके से आपने क्या सिंप्लेक्स मैथ, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है उसमें आता है वो सिंप्लेक्स मेथड आता है लीनियर प्रोग्रामिंग में, और पेपर में जरूर आता है उसमें से एक क्वेश्चन। उसमें भी आपने जो है सोल्यूशन सेट निकालना होता है। आप इसी तरीके से जिस तरह आपने गॉसियन के अंदर आपने वो पहले 1 बनाया, फिर आपने अदर एलिमेंट को 0 बनाया, एज इट इज आपने सेम टेक्निक उसमें सिंप्लेक्स मेथड में लगानी है। पहले उसका एक हम निकाल लेंगे पिवट, हमने निकालने होते हैं पिवट कॉलम, पिवट रो निकालनी है, फिर पिवट एलिमेंट निकालना होता है। उस पिवट एलिमेंट को हमने 1 में चेंज करना होता है। 1 में कैसे चेंज करते हैं, इसी तरीके से उस पूरी रो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ओवर करके वो 1 आ जाएगा। फिर उसी कॉलम के जो अदर एलिमेंट होंगे उनको आप 0 में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर आप नेगेटिव वैल्यू नीचे देखते हैं जो आपका फंक्शन होता है, उस नेगेटिव वैल्यू को आपने ख़त्म करना था, वो आपका सिंप्लेक्स मेथड हो जाएगा। फिर ये मतलब इस कदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले ये सारी की सारी एग्जांपल्स करें, फिर आप इसकी प्रॉब्लम्स करें। कल इंशाल्लाह ताला मैं इसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन को आपको बता के, वो मैंने आपको बताना है कि आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बनाना है।
सोल्यूशन एज इट इज ही बनेगा, सोल्यूशन जिस तरह करते हैं उसी तरह करेंगे। आपको जस्ट बताना है कि आपने मैट्रिक्स फॉर्म में उसको कैसे लेके आना है, फिर हमारा इनपुट आउटपुट एनालिसिस शुरू हो जाएगा। इसमें यहाँ तक कोई आपको चीज़, कोई प्रॉब्लम जो मैंने अब तक करवाया किसी चीज़ का ना पता चला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्यों भी हबीबुल हक यहाँ तक क्लियर है सारे जो मैं करवा चुका हूँ? बाकी आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो कर लीजिएगा। अब ये आपका टॉपिक जो है वाइंड अप हो रहा है। फिर मैं आपको जो है ना वो उसको, अब मैक्रो को भी हमने स्टार्ट लेना है साथ, वो उसके पहले मैं आपको पिक्स लेके वो फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट इसको वो भी स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, कल इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जो रिमेनिंग इसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन है वो ख़त्म करनी है। फिर मैंने आपको जाके जस्ट इनपुट आउटपुट के अंदर वो बनाने का तरीका बताना है कि आपने किस तरीके से इनपुट आउटपुट के अंदर वो बनाते हैं। वो भी 10-15 मिनट का काम होगा। आगे सारा ओल्ड प्रोसेस ही है, बस ये अब छोटे छोटे पॉइंट है जो हमने सॉल्व करने हैं, बाकी सारे का सारा एज इट इज ही चलेगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।